बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 22 नवंबर 2022 है, दिन है जी ट्यूसडे, मंगल का 272वां रोज़ था आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का। गुज़िश्ता रोज़ भी हमारी बात नहीं हुई, तो मैं कोशिश करूंगा कि 271वें रोज़ की जो मोटी मोटी खबरें हैं वो भी इस वीडियो में शामिल कर ली जाएँ। आपको याद होगा कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने गुज़िश्ता किसी वीडियो में मैंने जिक्र भी किया कि यूक्रेन के सदर ने अपने वीडियो पैगाम के दौरान ये कहा था कि हमारी फोर्सेस दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक क्राइमिया को कंट्रोल कर लेंगे और स्प्रिंग 2023 में ये जंग खत्म हो जाएगी, यानी कि रशिया से हम अपनी सारी टेरिटरीज वापस ले लेंगे। लेकिन जिस तरह की आलमी इदारों की कुछ रिपोर्ट्स, कुछ वार्निंग्स और एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी सामने आई है, उसको देख कर ये लगता है कि दिसंबर के लास्ट वीक तक ये जंग खत्म हो जाएगी। यूक्रेन के सदर बातचीत की टेबल पर बैठ चुके होंगे। वो रिपोर्ट्स, वो वार्निंग्स, वो इंटेलिजेंस क्या है आपके साथ शेयर करूंगा आज की वीडियो में। उससे कबल कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर कर लूँ। एक तो मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी, आपको साइड पर नजर आ रही होगी, रशिया के प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जिन्हें सरों में गोलियां मारकर यूक्रेन के ट्रूप्स ने, यूक्रेन के फौजियों ने हलाक कर दिया था। रशिया आलमी बरादरी से मुतालबा कर रहा था कि आप नोटिस क्यों नहीं लेते, इस वॉर क्राइम का नोटिस लें। यूक्रेन की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई थी कि हम इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी को चेक करेंगे, जिसके बाद अगर ये वीडियो फेक नहीं है, अगर ये स्टेज्ड वीडियो नहीं है, तो फिर हम कार्रवाई करेंगे इन फौजियों के खिलाफ। तो यूक्रेन की जानिब से स्टेटमेंट सामने आ गई। यूक्रेन ने कहा कि बिल्कुल ये सेल्फ डिफेंस के अंदर हमारे फौजियों ने रशिया के इन फौजियों को मारा। इसका मतलब ये है कि ये वीडियो जो है इस पर हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अब ये सेल्फ डिफेंस तो इस वीडियो को देखकर कहीं से मुझे नज़र नहीं आ रहा, आपको नज़र आ रहा हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रशिया की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया। क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि हम विल ब्रिंग टू जस्टिस, इन लोगों को हम इंसाफ के कटहरे में लेकर आएंगे। 400 स्ट्राइक्स 24 घंटों के अंदर रशिया ने कंडक्ट की हैं ईस्टर्न यूक्रेन और सदर्न यूक्रेन इंक्लूडिंग खरसन। 400 स्ट्राइक्स। और रशिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने ये बताया कि बहुत तेज़ी के साथ रशिया को कामयाबियां भी मिल रही हैं और यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव बुरी तरह से नाकाम होता जा रहा है। खुद यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी इन 400 स्ट्राइक्स का जिक्र किया अपने वीडियो पैगाम के अंदर और ये कहा कि बहुत इंटेंस किस्म की लड़ाई ईस्टर्न यूक्रेन, स्पेशली डोनेत्स्क रीजन के अंदर चल रही है। ना सिर्फ ईस्टर्न यूक्रेन डोनेत्स्क रीजन, बल्कि खरसन, जिसे अभी जो यूक्रेन है उसने खरसन में जो निप्रो रिवर की राइट साइड है वहां तक यूक्रेन आ चुका है। लेकिन वहां पर आकर यूक्रेन ने किया क्या? यूक्रेन अपने शहरियों को वहां से निकालना उसने स्टार्ट कर दिया है। ट्रेनें भर भर के जो खरसन के रिहायशी हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर बिजली, पानी, गैस कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर ज़िंदगी जो है वो नहीं गुजारी जा सकती, नहीं सरवाइव किया जा सकता। इसलिए यूक्रेन ने खुद, यूक्रेन की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इन शहरियों को पकड़ पकड़ कर ट्रेनों में लाद लाद कर यहाँ से निकालना स्टार्ट कर दिया है। कहाँ पर निकाल रहे हैं? अभी फ़िलहाल कीव, लवीव, यूक्रेन के जो डिफरेंट शहर जहाँ पर कुछ बिजली, पानी और कुछ सहूलियात मौजूद हैं, वहाँ पर इन शहरियों को, खरसन के इन शहरियों को मुंतकिल किया जा रहा है। लेकिन इसी दौरान WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट और एक वार्निंग और एक रिक्वेस्ट सामने आई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा, पूरा उन्होंने सिचुएशन बयान की है जंग की। WHO ने ये कहा कि 700 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स जो हैं वो निशाना बने रशिया के हमलों का। रशिया की स्ट्राइक्स के नतीजे में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो निशाना बना। अब आधे से ज़्यादा यूक्रेन जो है वो अंधेरों में डूबा हुआ है। पानी, बिजली, गैस के मसाइल हैं। तो WHO ने अपनी रिपोर्ट को कंक्लूड करते हुए यूक्रेन को वार्न किया कि लाइफ थ्रेटनिंग ये सर्दियां होंगी यूक्रेनियों के लिए और हज़ारों अमवात सिर्फ सर्दी की वजह से या फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से हज़ारों अमवात होंगी यूक्रेन के अंदर। इसलिए यूक्रेन और जो आलमी बरादरी है वो इस जंग को एज सून एज पॉसिबल ख़त्म करने के लिए इक़दामात उठाए। और WHO की जानिब से जनवरी तक की डेडलाइन दी गई है, क्योंकि जनवरी में आपको मालूम है कि सर्दियां इवन पाकिस्तान में इतनी सख्त होती हैं। तो आप यूरोप का इमेजिन करें, यूक्रेन का इमेजिन करें, जहां पर अभी से स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है, तो जनवरी में क्या हालत होगी वहाँ पर मौसम की। तो WHO ने कहा है कि जनवरी से कबल इस जंग को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी इक़दामात उठाए जाएं, वरना लाइफ थ्रेटनिंग सर्दियाँ हैं और हज़ारों अमवात यूक्रेन के अंदर होंगी। एक वार्निंग बेलारूस की जानिब से भी सामने आई है। यूक्रेन का जो पड़ोसी है, रशिया का
इत्तेहादी है बेलारूस के सरबरा अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने ये कहा है कि यूक्रेन की फोर्सेस, मैं आपको ये बता दूं कि यूक्रेन ने अपनी फोर्सेस डिप्लॉय की थी बेलारूस के बॉर्डर पर कि हमें बेलारूस से भी खतरा है। तो बेलारूस के सरबरा अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने ये कहा कि यूक्रेन की फोर्सेस हमारी टेरिटरी के अंदर दाखिल हुई हैं और वहाँ पर बर्फ़ में उन्होंने कोई चीज़ छुपाई है, यानी कि माइंस हो सकती हैं जो भी, लेकिन अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि कोई चीज़ छुपाते हैं और वापस चले जाते हैं। तो हमने इसका नोटिस ले लिया, अगर दोबारा से यूक्रेन की फोर्सेस को इस तरह से हमने इन एक्शन देखा तो फिर हम रिटेलिएट करेंगे, रद्द-ए-अमल का इजहार करेंगे। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि पोलैंड में यूक्रेन की टीम गई थी, आपको मालूम है कि पोलैंड के अंदर जो मिसाइल गिरा था, फिर बड़ी बड़ी हेडलाइंस जो हैं ये आपको नजर आ रही होगी, बड़ी बड़ी हेडलाइंस लग गई थी कि रशिया का मिसाइल गिर गया, फिर खुद ही नेटो बैक स्टेप कर गया था और नेटो ने कहा था कि गलती से यूक्रेन का जो एयर डिफेंस सिस्टम का मिसाइल है वो पोलैंड के अंदर गिरा था। तो पोलैंड ने कहा था कि हम जाकर उस साइट पर हम आपको सबूत दिखाएंगे। तो अब आपने खुद नोट किया होगा कि 3-4 रोज हो गए यूक्रेन की टीम वहीं पर है, कोई सबूत, कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई। तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के सरबराह ने उस जानिब इशारा करते हुए कहा कि किधर गई आपकी के एविडेंस, कहाँ गई आपकी इन्वेस्टिगेशन, क्यों खामोशी है, क्यों आप इस हमले पर, ये जो मिसाइल पोलैंड के अंदर गिरा, इस पर आप क्यों नहीं बोलते, क्यों अपने अवाम को सच नहीं बताते कि आपकी पीठ में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने किस तरह से छुरा घोंपा। अब आप जो उन्होंने बात की है अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने, वो ज़रा आप समझिए, और बड़ी प्यारी बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि रशिया हमले कर रहा था ईस्टर्न साइड से या फिर ब्लैक सी से, सदर्न साइड से, तो ये वेस्टर्न साइड पर जो यूक्रेन है उसने अपना एयर डिफेंस सिस्टम का मिसाइल क्यों चलाया था। ये लॉजिकली सोचने की बात है। मैं आपको मैप पर दिखा देता हूँ, क्या आपको मैप नजर आ रहा होगा, ये इस साइड पर है रशिया, ईस्टर्न साइड पर, यहां से रशिया स्ट्राइक्स कर रहा होगा। अगर यहां से नहीं कर रहा, ब्लैक सी की साइड से कर रहा होगा, सदर्न साइड से। तो अगर आपने उन मिसाइल्स को रोकना है यूक्रेन ने, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उन मिसाइल्स की तरफ रुख करके अपना एयर डिफेंस सिस्टम चला देंगे। लेकिन ये वेस्टर्न साइड पर यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम का मिसाइल क्या लेने गया था, पोलैंड के अंदर कैसे गिर गया। तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि ये आप अपने अवाम को, यूरोप को पागल बना रहे हैं और आपको अब ये मालूम हो चुका है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जो बातें कर रहे थे ज़ेलेंस्की के हवाले से, यूक्रेन के हवाले से, तो उससे अब आपको भी थ्रेट है और आप अपने अवाम से, यूरोप के अवाम से ये चीज़ें छुपा रहे हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जो आपके साथ कार्रवाई करने की या हाथ करने की कोशिश की है, तो ये आप अपने अवाम को क्लियरली बताएं और अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करें यूक्रेन से। अपने बॉर्डर्स को तो नेटो सिक्योर करने लगा है, पोलैंड की मदद इमदाद का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। जर्मनी की जानिब से, फ्रांस की जानिब से, अमेरिका की जानिब से पोलैंड को जो है वो कंधे दबा दबा कर उसे कहा जा रहा है कि आपने परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी, ईस्टर्न फ्लैंक को हम मज़ीद मजबूत करते हैं, क्योंकि जितनी मजबूती हम 24 फरवरी से दिखाने की कोशिश कर रहे थे उसका तो भांडा यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल ने फोड़ दिया कि वो आकर सीधा पोलैंड की टेरिटरी के अंदर गिर गया और ईस्टर्न फ्लैंक का जो डिफेंसिव अलायंस है उसका पोल खुल गया। तो अब नेटो ममालिक की जानिब से ये कहा जा रहा है, जर्मनी ने कुछ तोहफे भेजने का ऐलान किया है पोलैंड को, फिर फ्रांस ने, अमेरिका ने कुछ तोहफे भेजने का, एयर डिफेंस सिस्टम भेजने का ऐलान किया है, ना सिर्फ पोलैंड के लिए बल्कि मोल्दोवा जो है वो नेटो का मेंबर नहीं है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, लेकिन मोल्दोवा डिपेंड करता है रशिया की एनर्जी पर, इसलिए मोल्दोवा की मदद इमदाद के ऐलानात भी सामने आ रहे हैं। फ्रांस की जानिब से 103 मिलियन डॉलर्स की इमदाद का ऐलान इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के सदर ने किया है मोल्दोवा के लिए, और मोल्दोवा के लिए इन्होंने सर जोड़े हैं 40-50 ममालिक ने, और काफ़ी सारी इमदाद मोल्दोवा ने इकट्ठी कर ली है, क्योंकि मोल्दोवा भी रशिया की एनर्जी पर डिपेंड करती है। आपको जो फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं मक्खियों की तरह, ये जो ममालिक हैं ये रशिया की एनर्जी पर डिपेंड करते हैं, ये सारे ममालिक रशिया की एनर्जी पर डिपेंड करते हैं। तो अब ये एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे का साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। सर्दियाँ बहुत सख्त स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन बेवकूफ़ी है, अगर आपकी इतनी डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर, इतना ज़्यादा आप डिपेंड करते हैं, तो फिर ये तो उसी टहनी को काटने वाली बात है जिस पर आप बैठे हुए हैं। लेकिन नेटो के चीफ ने, नेटो का एक पार्लिमानी इजलास हुआ, 68th पार्लिमानी इजलास था आई गेस, तो उसमें नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने जो नेगोशिएशंस से मुतल्लिक सवाल हुआ,
नेटो के चीफ से एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि अब बातचीत की तरफ नहीं जाना चाहिए, इतनी सर्दियां, इतने क्राइसिस, ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूरोप के भी बहुत ज़्यादा क्राइसिस बढ़ चुके हैं, तो क्या बातचीत की टेबल पर नहीं जाना चाहिए। तो नेटो के चीफ ने कहा कि हम बातचीत चाहते हैं, लेकिन क्या, ये उनके मुंह से खुद ही सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Then on negotiations, of course, we all want this war to end, but we need to remember what this is. This is a war of aggression, where one country, Russia, has invaded a neighbor, Ukraine. And therefore, it matters how those negotiations are conducted, and we need to realize that this war most likely will end at some stage at the negotiating table. But we also know that the outcome of those negotiations are totally dependent on the strength on the battlefield. So if we want an outcome which is acceptable for Ukraine, an outcome that ensures that Ukraine can prevail as a sovereign, independent, democratic nation in Europe, the best way of achieving that is to provide military support to Ukraine. So if we want an acceptable, peaceful, political solution, we need to provide military support to Ukraine. गुफ्तगू आपने सुनी नेटो के चीफ की। वो ये कह रहे थे कि बातचीत की टेबल पर बैठेंगे, लेकिन उसके लिए यूक्रेन की स्ट्रेंथ और पोजीशन का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बातचीत के जो आउटकम्स हैं वो अच्छे आएँ, और हम ज़रा सीना चौड़ा करके बैठे कि हाँ जी, दे दो हमारी टेरिटरीज वापस और दे दो हमारे इलाके वापस, अगर तुम इस जंग को ख़त्म करना चाहते हो। तो नेटो के चीफ ने नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज जो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, उन्हें कहा है कि यूक्रेन की मदद इमदाद जारी रखें, यूक्रेन को भर भर कर असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड करते रहें, क्योंकि बैटलफील्ड के ऊपर, बैटलफील्ड के अंदर जो है ऑन ग्राउंड यूक्रेन की पोजीशन स्ट्रांग है, और ये स्ट्रांग ही रहनी चाहिए बातचीत की टेबल पर आने तक। अब नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज की सिचुएशन मैंने आपको बता दी, वो बेचारे किस किस की मदद करेंगे। अब एक और जो जत्थे के जत्थे हैं यूक्रेन के मुहाजिरीन के, वो दोबारा से यूरोप का रुख करने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्वाइवल नहीं है। जो WHO है उसकी रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, आलमी इदारे कह रहे हैं कि मारे जाएंगे, सर्दियों से, सर्दी से ठिठर कर मर जाएंगे। बहरहाल यूरोप की जानिब से मदद इमदाद, नेटो की जानिब से मदद इमदाद के लिए हामी भरी गई है कि ठीक है, नेटो के चीफ की बात को सुनते हुए, और बिल्कुल दुरुस्त बात है, यूक्रेन की पोजीशन स्ट्रांग है और ये स्ट्रांग ही रहनी चाहिए। नेगोशिएशंस की टेबल पर आने तक तो हम भर भर कर यूक्रेन को असलहा, गोला बारूद भी प्रोवाइड करते रहेंगे, और नेगोशिएशंस के लिए जो कुछ नेटो ममालिक हैं इंक्लूडिंग तुर्की है, वो कोशिश भी करते रहेंगे। लेकिन रशिया के पास इसका भी इलाज है, जो कि एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट की सूरत में सामने आया। रशिया अब ऑन ग्राउंड, आप कहते हैं कि यूक्रेन की सिचुएशन मजबूत है, मान लिया रशिया न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि नेटो क्या, चाइना की जानिब से भी ये कह दिया गया कि न्यूक्लियर वेपन कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। इससे किसी की जीत या हार नहीं होगी, बल्कि पूरी दुनिया क्राइसिस में गिर जाएगी, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तो न्यूक्लियर वेपन का ऑप्शन जो है वो भी रशिया इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन रशिया की जानिब से ऐसे ऐसे हथियार, ऐसे ऐसे टैंक्स, ऐसे ऐसे एयरक्राफ्ट्स सामने आने लगे हैं। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री अनाउंस कर करके मैदान जंग की जानिब इस असलहे को भेज रही है। अब आप ये कह दें कि एज कम्पेयर टू नेटो का असलहा, रशिया के असलहे ने पहले क्या कर लिया, जो अब ये जो नया असलहा है ये कुछ कर लेगा। तो एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो सामने आई, एक जरीदे की रिपोर्ट की सूरत में, उसमें ये बताया गया कि रशिया EMP इस्तेमाल करेगा। ये EMP मैं आपको बता दूं, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जो है ये आपको लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता, ये बम, ये आपकी जान नहीं लेगा, ये आपको मारेगा नहीं। ये जो न्यूक्लियर बम होते हैं उसकी तरह नहीं होता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स है, ये फिज़ा में हाई एल्टीट्यूड में जाकर ये जब ब्लास्ट होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो रिलीज होती हैं, और ये आपकी ये जो असले, गोले बारूद के तोहफे तहफ़ हैं, ये जो नेटो ममालिक की जानिब से भेजे जा रहे हैं, ये काम ही नहीं करेंगे। आपके एयरक्राफ्ट्स नहीं उड़ेंगे, आपकी गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, इवन कि आपकी ट्रैफिक लाइट्स भी बंद हो जाएंगी। ये तो घरों की लाइट्स बंद हुई हुई हैं, फिर ट्रैफिक लाइट्स भी बंद हो जाएंगी, गाड़ियां भी नहीं चलेंगी, आपके एयरक्राफ्ट्स भी नहीं चलेंगे। आपको जो असलहा, गोले बारूद की मदद इमदाद प्रोवाइड कर रहा है नेटो, ये भी आपका काम करना बंद कर देगा। इतना ख़तरनाक EMP जो है, ये इतना ख़तरनाक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, जो कि रशिया के पास भी है, चाइना के पास भी है, नॉर्थ कोरिया के पास भी है, और जो मेजर बड़ी बड़ी ताकतें हैं इंक्लूडिंग अमेरिका, इनके पास ये EMP स्ट्रेंथ है, ये पावर है। और रशिया
इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकता है, ये उस रिपोर्ट में कहा गया है। अगर नेटो ममालिक की जानिब से भर भर कर असलहा गोला बारूद यूक्रेन को प्रोवाइड किया जाता रहा तो रशिया सिंगल हैंडेडली नेटो का मुकाबला करते करते इन 9 महीनों के दौरान रशिया काफ़ी थक चुका है। ईरान और नॉर्थ कोरिया की जानिब से मदद इमदाद रशिया को सामने आ रही है। रशिया नया असलहा गोला बारूद भी लेकर आ रहा है, लेकिन जाहिर है एज कम्पेयर टू नेटो का असलहा, रशिया का असलहा जो है वो इनफ नहीं होगा। तो रशिया इसीलिए एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा था। लेकिन फिर भी अगर नेटो ममालिक का स्टोल्टनबर्ग का यूक्रेन के सदर का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता तो EMP का ऑप्शन रशिया इस्तेमाल करेगा। उसमें एक जो रशिया को रुकावट है EMP में आपको बता दूं कि EMP की जो रेंज है वो थाउजेंड्स ऑफ माइल्स भी होती है। तो EMP अगर यूक्रेन की फिजाओं के ऊपर EMP को ब्लास्ट किया जाता है, ये स्ट्राइक कंडक्ट की जाती है, तो ये नेटो टेरिटरी के अंदर ये पल्स जो हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो नेटो टेरिटरी के अंदर भी फैल सकती हैं। तो वहाँ पर भी जाम हो जाएगा सब कुछ, ना सिर्फ नेटो टेरिटरी बल्कि रशिया को खुद को भी खतरा है कि इसकी रेंज जो है वो इस तरह से कंट्रोल नहीं की जा सकती। फिजा पर भी डिपेंड है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जो है इसका क्या असर होगा और कितने एरिया के ऊपर असर होगा। तो ये रुकावट है, इस रुकावट पर रशिया अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट काम कर रहा है। और अगर ये ऑप्शन इस्तेमाल किए जाने की नौबत आई तो रशिया आफ्टर दैट बैटलफील्ड वॉर रशिया ये ऑप्शन इस्तेमाल करेगा EMP का। न्यूक्लियर वेपन से भी पहले EMP का ऑप्शन इस्तेमाल करने की नौबत आती है, या फिर इस तरह की इंटेलिजेंस, इस तरह की रिपोर्ट्स और इस तरह की वार्निंग्स और अपने मुल्क की इस तरह की सिचुएशन को देखते हुए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की उससे कबल ही बातचीत की टेबल पर बैठ जाएं तो अच्छा है। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।